के सामने यहाँ पर एसएसओ का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी एसएसओ आईडी है वो यहाँ पर डालेंगे, जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे, एक कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी एसएसओ आईडी भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी एसएसओ आईडी बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो एसएसओ आईडी फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं, अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी एसएसओ आईडी डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है, तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी पटवारी की वैकेंसी आ चुकी है और अभी आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर मेरे पास तो CET ग्रेजुएट लेवल का एप्लीकेशन नंबर ही नहीं है, तो मैं कैसे यहाँ पर फॉर्म को भरूँ। तो गाइज आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने CET 2022 ग्रेजुएट लेवल दिया था और क्वालिफाई किया था और उनके पास एप्लीकेशन नंबर है, वही कैंडिडेट इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर हाँ आपने किसी भी स्टेट से CET ग्रेजुएट लेवल 2022 दिया था उस टाइम पर और क्वालिफाई किया था, फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जैसे आप एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे आपके सामने यहाँ पर इस तरह से पटवारी की वैकेंसी आएगी, आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने OTR डाटा रिव्यू आएगा, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने OTR के अंदर भरी थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप उस जानकारी को एडिट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप यहाँ से प्रोसीड कर दीजिए। अब प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको व्हाइट ग्रे के अंदर देखने को मिल रही है, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप अगर OTR की जानकारी एडिट करेंगे तभी एडिट हो पाएगी, और जो बिल्कुल आप व्हाइट में देख पा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ पर एडिट अभी के अभी भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको दोबारा से फिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। इसके बाद में आएगी कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अगर आप स्पेशली एबल्ड कैटेगरी से आते हैं, यानी कि विशेष दिव्यांगजन श्रेणी से आते हैं, तो आप आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। फिर गाइज आप यहाँ पर सब स्पेशली एबल्ड कैटेगरी को बताएंगे, अगर आपकी है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर आप नीचे की तरफ थोड़ा सा आएंगे तो आप देखेंगे रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, डाइवोर्स, मैरिड, रीमैरिड, अनमैरिड या फिर विडो, जो भी है वो आप यहाँ पर आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर गाइज अगर आपका स्टेटस अनमैरिड के अलावा कोई अन्य है तो आपको बताना है कि आपके जीवित बालक की संख्या यानी कि बच्चों की संख्या 1/6/2002 से पहले कितनी है और 1/6/2002 के बाद में कितनी है। बट अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर इन सेक्शन में सभी में 00 लिख दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आपका व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आपकी जन आधार आईडी है तो आप वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर है तो यस करिए, नहीं है तो आप नो कर देंगे।
करेंगे। फिर आपका जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। एड्रेस लाइन 1, 2, 3 यानी कि आपको आपके एड्रेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन के अंदर लिखना है। आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, आपका सिटी विलेज कौन सा है वो आपको यहाँ पर खुद से एंटर करना है। उसके बाद आप आपका पिन कोड डालेंगे एंड देन आप यहाँ पर नीचे कैंडिडेट वेरिफिकेशन स्टेटस जो आधार वेरीफाइड डिटेल है वो आप यहाँ पर देख लेंगे। फिर आप नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ चुकी है। गाइज आप यहाँ पर डोमिसाइल डिटेल की इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो आपको बताना है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। और उसके बाद में आपकी जो होम स्टेट है वो आप यहाँ पर देखेंगे। आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा है सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर गाइज आप नीचे आएंगे और सब स्पेशल कैटेगरी के जो आपको आंसर है वो करने हैं। जैसे कि सवाल है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसी प्रकार से क्या आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर सवाल है कि आर यू एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग एम्प्लॉय, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर नीचे आता है एनी एडिशनल एज रिस्ट्रिक्शन यानी कि जो नीचे यहाँ पर एक कैटेगरी दी गई है जैसे कि एक्सप्रेशनल टेम्पररी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय या फिर रिलीज्ड इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, तो अगर आपकी इनमें से कोई स्पेशल कैटेगरी है तो उसको सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर भी आप इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो गाइज आप पहले तो इस वाले ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। पहले सेकेंडरी यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन, तो आता है सब्जेक्ट ग्रुप। सब्जेक्ट ग्रुप बेसिकली 10वीं के जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, तो आप इसके अंदर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर गाइज आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भी एंटर कर सकते हैं। तो इनमें से आप चाहे ऑल जनरल सब्जेक्ट लिखें या फिर नॉट एप्लीकेबल लिखें, दोनों में आपको कोई इशू नहीं आएगा। फिर आएगा नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्कूल, तो किस बोर्ड के द्वारा आपने की है। आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम भी दे सकते हैं, आपके स्कूल का नाम भी दे सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट का नाम भी दे सकते हैं, तो जो भी आप देना चाहिए वो आप दे दीजिए। फिर आएगा रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, तो इनमें से जो भी आपको देना है चाहे रोल नंबर चाहे फिर इनरोलमेंट नंबर वो आप 10th का यहाँ पर डाल देंगे। रिजल्ट आपका किसके अंदर था, CGPA ग्रेड परसेंटेज, तो जिसमें भी था वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर बताइए कि आपको अगर मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया, तो आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने ये क्वालिफिकेशन पास की थी, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी परसेंटेज या ग्रेड क्या थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और तो 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी आपको सेम वे में भरनी है। तो यहाँ पर आएगा सीनियर सेकेंडरी, आपको बताना है कि आपने किस सब्जेक्ट ग्रुप से की है, PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स। PCM का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और PCB का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर आपका स्ट्रीम आर्ट्स भी हो सकता है, एग्रीकल्चर भी हो सकता है, या कॉमर्स भी हो सकता है। तो जिससे भी की है वही आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड नेम एंटर करना है, और बोर्ड नेम एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि आपका 12वीं का रोल नंबर क्या था, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर सेम वे में बताएंगे कि नंबर आपके किसके अंदर थे, और फिर आपको बताना है कि आपने किस साल के अंदर आपकी 12वीं पास कर ली थी। फिर यहाँ पर आप उसकी परसेंटेज भी डाल देंगे। अब आती है ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन, तो सब्जेक्ट ग्रुप में आप यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन का जो नाम है, जैसे कि ग्रेजुएशन में बहुत सारी क्वालिफिकेशन आती है, BA, BSc, BCom, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन थी आप वो भी लिख सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट ग्रुप लिखना चाहिए वो भी लिख सकते हैं, दोनों में आपको कोई इशू नहीं आएगा। फिर आपको बताना है कि आपने कौन से स्कूल कॉलेज से आपकी जो ग्रेजुएशन है वो की है। आप यहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी का नाम या फिर इंस्टीट्यूट का नाम या डिग्री कॉलेज का नाम दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर फाइनल ईयर का रोल नंबर डाल देना है। रिजल्ट आपका किसके अंदर था वो आपको बताना है। अगर अभी आप रिजल्ट का वेट करें तो आप रिजल्ट अवेटेड या अपीयरिंग का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको बताना है किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है और अपनी परसेंटेज यहाँ पर डालनी है, और जो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर, या फिर जो आपकी मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और ओपन कर देनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नीचे 4th ऑप्शन है सिलेक्ट वन, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये जितनी भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी ये कंप्यूटर रिलेटेड है। तो आपके पास इनमें से जो भी है, जैसे कि 3 ईयर का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, या फिर उसके बराबर कोई क्वालिफिकेशन, या फिर गाइज अगर आपने 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है तो आप यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन पर क्वालिफिकेशन देख पा रहे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोपा था वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। O लेवल का हायर लेवल सर्टिफिकेट था तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। RSCIT आपने किया है वो आप दे सकते हैं। और नीचे आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद दी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। जो मैंने अभी आपको दूसरे नंबर पर बताया है कि अगर आपने 12वीं के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट को वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, वो आपका इस लाइन पर एप्लीकेबल ना होकर के लास्ट वाली लाइन के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा और अच्छे से आपको इसके बारे में यहीं के यहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपने 12वीं के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ा है तो आप लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर
सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो लिखना है। आपको बताना है किस बोर्ड से आपने आपकी जो ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है, आपका रोल नंबर, इसके अलावा आपको यहाँ पर बताना है कि किसके अंदर आपके नंबर है, फिर आपका ईयर ऑफ पासिंग, जो आपने इन्फॉर्मेशन 12वीं की भरी थी वही आप यहाँ पर भर सकते हैं। और इसमें आपको थोड़ा चेंज क्या करना है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट है उसमें आपको 100 में से नंबर मिले होंगे, तो आपको यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो 100 से निकालनी है। 100 में से जो भी नंबर आपको आए थे 50, 60, 70, 80, 85 जो भी थे वो आप यहाँ पर इसमें एज परसेंटेज लिख देंगे। और फिर जो आपका 12वीं का मार्कशीट है वो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे और नीचे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। तो जो आप फोटो अपलोड करेंगे इसका साइज 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए और आपके सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का चल जाएगा। और इसके बाद है विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, निशान अगर आपकी बॉडी पर प्राइवेट जगह पर ना होकर के नॉर्मल जगह पर है तो ही आप यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि समय आने पर आपको निशान दिखाना भी पड़ सकता है। और ये इसलिए लिया जाता है ताकि आप अपनी जगह पर किसी और कैंडिडेट से एग्जाम न दिलवा दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फिर उसी का निशान लिखना होगा और फिर जब आप खुद की सर्विस करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों की बॉडी पर सेम जगह पर ही निशान होगा, इसलिए आपको सही तरीके से इसको भरना है। अगर हाँ ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा परमानेंट बॉडी मार्क नहीं है जैसे कि मोल या फिर आपका बर्थ मार्क या फिर जलने कटने का निशान, तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर जो फोटो है वो आप अपलोड करिए। फोटो का साइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 50 से 100 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी फोटो की फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ। तो मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, फाइल इस तरह से आएगी। अभी जो मैंने फाइल अपलोड की इसके नीचे डेट भी लिखी है, तो आप डेट के अगर डेट लिखना चाहे फोटो के नीचे डेट की किस डेट में आपने फोटो को लिया है, जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। और अगर नहीं लिखना है, सिंपली फोटो को अपलोड करना है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर इस तरह से आएगा। फिर आप यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर गाइस प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ चुका है और आप यहाँ पर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आप किस डिस्ट्रिक्ट को पहले नंबर प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर सेकंड पर किसको, थर्ड पर किसको, फोर्थ पर किसे, फिफ्थ पर किसे, सिक्स्थ पर किसे, इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो 39 प्रेफरेंसेस है वो आपको एक एक करके देनी है और नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और इसमें अगर आपको लाइव फोटो और डिक्लेरेशन अपलोड करने का ऑप्शन मिले तो वो आपको इसमें अपलोड कर देना है, क्योंकि मैं पहले से अपनी OTR करके रखा हूँ तो मैंने वो चीज़ पहले से कर रखी है और इसलिए मेरे सामने वाला ऑप्शन भी नहीं आया। पर अगर आपके सामने लाइव फोटो अपलोड करने का एंड डिक्लेरेशन अपलोड करने का ऑप्शन आता है तो आप वो कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा अगर आपको कोई इशू आता है। फिर आप डिक्लेरेशन के नीचे सबसे लास्ट में आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको फीस पे करनी है। वैसे तो फीस सभी कैटेगरी को पे करनी है, बट इसमें क्या होता है कि अगर आप एक बार वन टाइम फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद में जितने भी फॉर्म आप भरते हैं OTR का इस्तेमाल करके तो फिर आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर फॉर्म को भरते हैं OTR करने के बाद तो फिर आप वो फीस पे करते हैं। सो इस तरह से गाइज आप लोग राजस्थान पटवारी ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल डाउट फिर भी रह गया हो इतनी जानकारी के बाद भी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।